स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिलाई से मिल रही है 7 नर्सिंग छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं और इस फूड पॉइजनिंग के कारण एक छात्रा की मौत की भी खबर सामने आई है। वहीं 46 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी छात्राओं का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। करीब एक हफ्ते से ये तमाम छात्राएं बीमार हैं और फूड पॉइजनिंग का ये शिकार हुई हैं और एक एक करके अचानक छात्राओं की संख्या बढ़ती गई। छात्राओं की मौत का बाद ये मामला सामने आया है। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की सभी छात्राएं हैं। महापौर नीरज पाल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिलाई से बता रहे हैं, जहां रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है छात्राएं और एक छात्रा की मौत हो गई है फूड पॉइजनिंग के कारण। तो वहीं 46 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी अस्पताल में इन तमाम छात्राओं को भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि एक एक कर छात्राओं की संख्या बढ़ती गई। जब एक छात्रा की मौत हो गई तब उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की सभी छात्राएं हैं। महापौर नीरज पाल ने जांच के आदेश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी अनुभूति जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभूति, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जो दूसरी छात्रा है जो 46 गंभीर रूप से बीमार बताई जा रही है, उनकी स्थिति कैसी है? कॉलेज के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह भर से रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं एक एक करके फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रही थी और शुरुआती दौर में जब कुछ छात्राएं जब फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई तो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और इस पूरे मामले को दबाने की प्रबंधन के द्वारा लगातार कोशिश की गई। एक एक करके पूरी 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। लेकिन परसों देर रात को जब एक छात्रा की मौत हुई फूड पॉइजनिंग के बाद, तो ये कल पूरा मामला उजागर हुआ और मीडिया में आने के बाद अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। महापौर नीरज पाल कल छात्राओं से मिलने गए थे और छात्राओं ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें बहुत ही बेकार क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है, बदबूदार और बासी खाना उन्हें खिलाया जा रहा है। लगातार छात्राएं जो है वो कॉलेज प्रबंधन को इसकी शिकायत करते रहे क्योंकि छात्राएं हॉस्टल में रहती और मेस का खाना वो खाती थी। तो लगातार उन्होंने प्रबंधन से शिकायत की लेकिन प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया और उसका ये परिणाम हुआ कि छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। फिलहाल 40 छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है, हालत खराब है। हालांकि अस्पताल के जो डॉक्टर है उनका कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन चिंता की बात तो है ही क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से परसों ही एक छात्रा की मौत हुई है। इलाज चल रहा है। कलेक्टर की ओर से भी एक जांच टीम गठित की गई है। टीम कल पहुंची हुई थी। उन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। महापौर ने सख्त निर्देश दिए कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वही कलेक्टर की ओर से भी टीम जो गठित की गई है वो भी जांच में लगी हुई है और जांच रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर कॉलेज प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा। बेहद संजीदा ये मामला है। अनुभूति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में 4 सदस्य रहेंगे। संभागीय कमिश्नर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जांच होगी और इधर भोपाल में सीएमएचओ ने आपात बैठक बुलाई है। शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर के बैठक होगी। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर। आपको बता दें कि जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन शहर के 4 डॉक्टर करते थे। डॉक्टरों के अस्पताल में लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि यहां लगी भीषण आग में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि 10 लोग अब भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर के संभाग आयुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? मरीज तन्मय, दुर्गेश, सोनू, अनसुईया और संगीता के रूप में हुई है।
हादसा तब हुआ जब बिजली जाने के बाद अस्पताल का जनरेटर चालू किया गया। जनरेटर में धमाके के साथ चिंगारियां निकली, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। जान बचाने के लिए मची चीख पुकार के बीच यहाँ वो परिजन भी बदहवासी में अपनों को ढूंढ रहे थे, जिन्हें इस आग ने ले लिया था। लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है, फिर आगे लगभग शुरू हो गया और धुआं फैल गया। पिछले मंडे को एक्सीडेंट हो गया रहा, तो मैंने यहाँ पे एडमिट किया था। अभी ऑपरेशन, आज छुट्टी होनी थी उनकी एक्चुअल में, तो क्या मेरे चाचा की डेथ हो गई आज। अभी मैंने जब न्यूज़ देखी व्हाट्सएप में, जब मैं यहाँ पे आया तब पता चल रहा। बच्ची का नाम है महिमा जाटव, उसका पता नहीं चल रहा है क्या है। नर्स है वो? हाँ, नर्स है यहाँ पे, नर्स है। तो हमारे फ्रेंड है, उनकी बच्ची, वो नरसिंहपुर में रहते हैं और उनकी बच्ची यहाँ पे नर्स है और उसका पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत देर से परेशान है। इस हॉस्पिटल का संचालन शहर के डॉक्टर निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, संजय पटेल और संतोष सोनी करते थे, जो हादसे के बाद फरार हैं। डॉक्टरों का यह हॉस्पिटल किसी दुकान की तरह संचालित था, जहां न साइड स्पेस था और न ही कोई फायर एग्जिट। आने जाने के लिए 4 फीट का इकलौता गेट था। अस्पताल ने बार बार निर्देशों के बाद भी फायर एनओसी भी नहीं ली थी, फिर भी उसका संचालन होता रहा और वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं है, कहीं भी अस्पतालों में सरकार का सोच ध्यान नहीं है। सरकार के निकम्मेपन से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार की ड्यूटी है अस्पतालों को चेक करना, देखना और जानना। एक भी शर्तें पूरी ना हो और अस्पताल खुल जाए और प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहे, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि शायद इस संस्कार धानी के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में अत्यंत दुखद घटना हुई है। जो घायल हैं उनके अलग अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है और राहत और बचाव के कार्य पर मैं सीधे नजर रखे हुए हूँ। कमिश्नर को जांच के निर्देश दे दिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग घायल हुए उसमें, उनकी पर्याप्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैंने अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के ACS को निर्देश दिए हैं कि इसकी घटना की उच्च जांच कराई जाए। इंक्वायरी कमेटी है ना अभी गठित हो रही है, उसके बाद है ना पूरा डिटेल्ड है ना जांच होगी इसमें। मतलब इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि इनके पास है ना क्या था। जबलपुर संभागायुक्त बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी उच्च स्तरीय जांच करेगी। कमेटी को अस्पताल की अनुमतियों और घटना के कारणों की जांच करके अपनी रिपोर्ट 1 महीने में स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। अगर स्वास्थ्य विभाग वक्त रहते कार्रवाई में कोताही नहीं बरतता तो ये जानें बचाई जा सकती थी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो दिल दहला देने वाली कल ये वारदात हुई जबलपुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विजेंद्र भी मौजूद है। विजेंद्र, एक बड़ा दुखद हादसा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी बनती है अस्पताल प्रबंधन के साथ, कि आखिर जब इस तरह का हादसा हो जाता है तब वो नींद से क्यों जागते हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी है उनका क्या? जाहिर सी बात है कि जिन जिंदगियों को गंवाया जा चुका है वो उन परिजनों तक मुआवजे की राशि जरूर पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। वक्त रहते ही कार्रवाइयां पहले होती, पहले जांचा जाता है कि अस्पताल पूरे प्रावधानों के तहत संचालित हो रहे हैं कि नहीं, तब संभवतः ऐसी घटना का दोहराव नहीं होता। क्योंकि ऐसी घटना पहले भी राजधानी भोपाल में हुई और लगातार अस्पतालों में अग्निकांड जो हुए उसके बाद ही ये तय कर दिया गया था। खुद सरकार की ओर से निर्देश थे कि बिना फायर एनओसी के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं होगा। बावजूद इसके देखिए कि जबलपुर के आधे से ज्यादा अस्पताल जो थे, जिनमें ये न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल भी शामिल है, फायर एनओसी के लगातार संचालित हो रहे थे। जो नॉर्म्स है नेशनल बिल्डिंग कोड के, उनका प्रावधान नहीं किया जा रहा था, फायर एनओसी नहीं दी जा रही थी। एंट्री और एग्जिट के लिए अस्पताल में सिर्फ 4 फीट चौड़ा एक इकलौता गेट था और ऐसे तमाम कोताहियां थी जिसके चलते इस आग ने यहाँ भीषण रूप अख्तियार कर लिया।
चूंकि फायर एनओसी इस अस्पताल की नहीं थी और ये जानकारी में आया है कि नगर निगम की ओर से इस अस्पताल पर कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ऑफिस को एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन बजाय कार्रवाई करने के सीएमएचओ ऑफिस की ओर से एक और पत्र, एक और नोटिस इस अस्पताल को जारी करते हुए कार्रवाई की खानापूर्ति कर ली गई थी। अब फिर वही जांच दोबारा होगी, कारणों का पता लगाया जाएगा। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी है, इंक्वायरी कमेटी है, देखना होगा किस तरह से जांच होगी। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि वक्त रहते अगर जांच होती और इस बात की पड़ताल होती कि लाइसेंस शर्तों का जब पालन कोई अस्पताल नहीं कर रहा है तो आखिर वो संचालित कैसे हो रहा है। अगर इन तमाम बातों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और फिलहाल अब इस मामले की घटना की जांच की बात की जा रही है और देखना होगा किस तरह से एक्शन अब इस मामले पर होता है। हालांकि जो अस्पताल संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल है वो भूमिगत होना बताया जा रहा है, वो फिलहाल फरार है। जांच कमेटी उनको भी तलाश कर उनसे भी बयानात इस पे लेगी और देखना होगा कि अंततः क्या कार्रवाई इस मामले पर हो पाती है। विजेंद्र, और इसके साथ भोपाल सीएमएचओ ने भी आज एक अहम बैठक बुलाई है। तमाम जितने भी निर्देश दिए जाते हैं अस्पतालों को, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। इसके साथ यही सवाल कि आपको याद होगा जब इंदौर में इस तरह का अग्निकांड हुआ था, तब उसके बाद फिर विभाग जागते हैं और फिर इस तरह की आपात बैठक बुलाते हैं। देखिए, लगातार इंदौर की घटना की बात की जाए या मीडिया अस्पताल अग्निकांड की बात की जाए जो भोपाल में हुआ था राजधानी में, और वहां नवजातों की जिंदगी जो थी उस अग्निकांड ने ले ली थी, ऐसे तमाम घटनाक्रमों के बाद, अग्निकांडों के बाद स्वास्थ्य विभाग अचानक जागता है, अचानक बैठकें ली जाती हैं, अस्पतालों को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ढाक के 3-5 की तर्ज पर हर ऐसी घटना के बाद कुछ दिनों की जागरूकता जरूर दिखा दी जाती है, लेकिन हालात नहीं सुधरते। मसलन जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जो मरीजों की कब्रगाह यहाँ बन गया जबलपुर में, न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी बिना फायर एनओसी की संचालित किया जा रहा था। जबकि हमीदिया अस्पताल के में हुए अग्निकांड के बाद ये बिल्कुल सरकार की ओर से तय कर दिया गया था कि यदि फायर एनओसी किसी अस्पताल ने नहीं ली है तो वो संचालित नहीं होगा। तो आखिर ये जवाब अब स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को देना होगा, जो अब नींद से जागने की एक तरह से कवायद कर रहे हैं। अगर पहले ही फायर एनओसी के बिना अस्पताल के संचालन नहीं किए जा सकते थे तो आखिर क्यों जबलपुर का ये अस्पताल संचालित हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है। राजधानी भोपाल में आज एक बैठक भी की जानी है और संभवतः कमोबेश मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों के लिए भी ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि वक्त रहते इस तरह की कार्रवाइयां कर ली जाए तो ऐसी जिंदगी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अस्पताल उसका कितना पालन करते हैं, पालन नहीं करने के बाद कार्रवाई क्या होती है, ये बड़ा सवाल होगा। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विजेंद्र। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। टीचर्स के ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति पर आज चर्चा होगी। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि पर भी आज चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि आज की इस बड़ी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक अहम इस लिहाज से भी क्योंकि टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि चर्चा होने के बाद कुछ ही दिनों बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि पर भी चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सौगात दी है। दरअसल मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसे ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाने का आग्रह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से किया था, जिसे उन्होंने मान लिया है और आने वाले दिनों में भक्त सीधे स्टेशन से महाकाल मंदिर अब रोपवे के जरिए पहुंच पाएंगे, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार बढ़ती भक्तों की संख्या के कारण शहर में ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। रोपवे निर्माण से भक्तों के साथ शहर के लोगों को राहत मिलेगी। सीएम ने रोपवे निर्माण मंजूर करने पर नितिन गडकरी को धन्यवाद भी कहा। रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर तक रोपवे प्रारंभ किया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी करने का काम अब प्रारंभ होगा। वो सपना हमारा सच होगा कि हम रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से महाकाल महाराज के मंदिर पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क योजनाओं का शिलान्यास और वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया था।
मंच पर है। इंदौर के लिए सोमवार का दिन सौगातों से भरा रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान गडकरी ने प्रदेश सरकार को पानी, हवा और जमीन को प्रदूषण मुक्त रखने का सुझाव दिया। साथ ही केंद्र की ओर से दी जाने वाली राशि को 2024 तक 4 लाख करोड़ तक पहुँचाने के लक्ष्य का ऐलान किया, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है। जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि वो पूरे मंजूर कर देता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था, एक कल्प वृक्ष होता है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। इस दौरान नितिन गडकरी ने इंदौर में 18 नए ब्रिज बनाने की घोषणा की। वहीं 2 महीने में प्रदेश में उज्जैन समेत 14 नए रोपवे भी बनेंगे। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर एमपी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा, जबकि पेंशनर्स को भी इसी के अनुरूप डीए देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ली जाएगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने 3% बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों को 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये वृद्धि अगस्त से प्रभावी होगी और इसका भुगतान सितंबर में होगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत में इसके अनुरूप वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ली जाएगी। इससे शासन पर वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एक साथ 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। केंद्र के ही समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर 22 अगस्त से राज्य के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं। वहीं इस बार आंदोलन को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और व्यापक करने की रणनीति बनाई गई है, क्योंकि इस बार मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। दरअसल 25 से 29 जुलाई तक इस मांग को लेकर 5 दिनों की हड़ताल की गई थी, लेकिन इस आंदोलन से मंत्रालय के कर्मचारी अलग थे। विधानसभा चलने के कारण इन्होंने खुद को आंदोलन से अलग रखा था, लेकिन अब ये कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के शिक्षकों के 3 बड़े संघों ने पहले ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई तो 22 अगस्त से पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों का कामकाज ठप हो सकता है। कल प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का। उसमें सभी जिलों से दबाव था कि जितना जल्दी हो सके अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाए, क्योंकि सरकार हमारे जले में नमक छिड़ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव को नोटिस दे दिया है, तनख्वाह काट ले कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। अब 22 तारीख से सशक्त आंदोलन इस छत्तीसगढ़ की माटी में होगा। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। जल्द ही ट्रांसफर पर लगा बैन हटने वाला है। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर बैन जल्द खुलने वाला है। आज एक बार फिर से ट्रांसफर नीति के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक मंत्रालय में हुई। समिति के अध्यक्ष और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए गृह मंत्री साहू ने बताया कि बैठक में अभी जितनी चर्चा मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई है उसको फाइनल टाइप और पढ़कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सीएम द्वारा अप्रूव होने के बाद ट्रांसफर नीति डिक्लेयर हो जाएगा। ट्रांसफर से संबंधित नीति निर्धारण की बैठक हुई। अभी जितने भी चर्चा माननीय मंत्रीगण और अधिकारियों के साथ हम लोग किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर भेजेंगे। उनके द्वारा अप्रूव होने के बाद फिर उसको डिक्लेयर किया जाए। कोरोना काल के कारण लंबे समय से ट्रांसफर रुका हुआ था, जिसे लेकर अधिकारी कर्मचारी बहुत परेशान हो रहे थे। सीएम से अप्रूवल के बाद रुके तबादले हो सकेंगे।
आज नागपंचमी है और साल में सिर्फ एक बार नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुल चुके हैं। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद की जाती है। दूसरी पूजा 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद 2 अगस्त की रात 12 बजे आरती के बाद मंदिर के पट को फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते हैं, आज दर्शन करने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट साल में एक बार खुलते हैं। दर्शनार्थी इतने समय से भगवान का वेट कर रहे रहते हैं और दर्शन करने के बाद मतलब ऐसी अनुभूति होती है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। ये अच्छी बात है कि हमारे द्वारा जो एरो ब्रिज बनाया गया है उसके बाद बहुत ही तीव्रता से सुलभता से दर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करके जाएंगे, जिसके लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लगी हुई हैं। हमारे 2 एडिशनल एसपी लग रहे हैं, एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, एक बाह्य व्यवस्था के, इस तरह से 4 एडिशनल एसपी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं और डाउन द लाइन हमारा ये 1200 का पुलिस फोर्स इस पर लगा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।